बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ दावत दी है, आप हैं मोहसिन रिजवी साहब, साबिक चेयरमैन सुंदर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आप टेफ्टा के भी चेयरमैन रहे। बहुत तजर्बाकार इंसान हैं और बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये मोहसिन साहब क्योंकि तालीम का प्रोग्राम है, लिहाजा हम चाहेंगे कि आप ज़रा कुछ तकाबली जायज़ा पेश करें कि आज से 20, 25, 30 साल पहले क्या तालीमी माहौल था और अब क्या फ़र्क पड़ गया है। बच्चे बड़े परेशान हैं, आप उससे बताइएगा। भाई साहब, मेरे हिसाब से जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, अच्छा, और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने सिर्फ उनके लिए रास्ते निकालने हैं ताकि वो अपनी कैपेसिटी को और कैपेबिलिटी को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें और उसको उसमें कन्वर्ट कर सकें कैश में और अपने लाइवलीहुड के अंदर। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस वक्त इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बहुत थोड़ा अवेलेबल होता था। अब इस वक्त जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स मैंने विज़िट किए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे, वेल इक्विप्ड हैं। और उस के अंदर वहाँ पे उनके पास बहुत कैपेबिलिटी है काम करने की और सीखने की। अच्छा, उसके बाद मसलन मेरा क्योंकि एक फ्लाइंग स्कूल भी है और मैं पायलट्स भी ट्रेन करता हूँ और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स भी ट्रेन करता हूँ। तो हमने 2 जहाज़ रखे हुए हैं। पहले वॉल्टन पे थे, अब इंशाल्लाह मुरीद के चले जाएंगे। उसके ऊपर लोग हम अपने बच्चों को 3 साल का यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। और इंटरनेशनल और पाकिस्तानी सर्टिफिकेशंस देते हैं। अच्छा। अब जो उनकी इस वक्त हमें इत्तला है कि हम 5 साल से ज़्यादा हो गए हमें ये काम करते हुए, कि हमारे जो बहुत अच्छे मेहनती बच्चे थे वो मिडिल ईस्ट के बाद अब यूरोपियन मुल्कों के अंदर उनको मुलाजमत मिलना शुरू हो गई है। अच्छा। मेहनत शर्त है और काम को समझना शर्त है। ये फरमाइए कि जो आप बच्चे पायलट बनना चाहते हैं उनकी क्या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या? जो पायलट्स हैं उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन FSC और प्री इंजीनियरिंग। अच्छा। उसके बाद उनको हमने तकरीबन 200 घंटे ट्रेनिंग करनी होती है। 8 पर्चे उन्होंने एरोडायनामिक्स वगैरह जो एविएशन से रिलेटेड होते हैं वो पास करने होते हैं। इम्तिहान सिविल एविएशन लेता है, ट्रेनिंग हम देते हैं और लाइसेंस भी सिविल एविएशन इशू करता है। और जो फिजिकल उनकी जो ट्रेनिंग है, यानी कि फिटनेस वगैरह, फिटनेस एक मेडिकल स्टैंडर्ड कहलाता है एविएशन। अच्छा। के अंदर तो अच्छा। वो उसके अंदर उनका कैटेगरी 1 होना चाहिए। अच्छा। अगर आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस सिर्फ लेंगे तो कैटेगरी 3 भी चल जाता है, लेकिन अगर आपने कमर्शियल फ्लाइंग करनी है तो कैटेगरी 1 आपका लाइसेंस होना चाहिए। तो क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है इसका? क्या ये जरा जी सर, एक्सपेंसिव तो है। अब अच्छा। ये इस वक्त तकरीबन आप समझें कि 90 लाख रुपए में 2 साल के अंदर एक पायलट की ट्रेनिंग मुकम्मल होती है। 90 लाख में। लेकिन जब उनको जॉब मिल जाता है एयरलाइन के अंदर तो 3 साल उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वो 3 साल के बाद वो जब उनकी फ्लाइंग एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, फिर एयरलाइंस या प्राइवेट एयरक्राफ्ट ओनर्स जो हैं, जेट ओनर्स जो हैं, उनको रख लेते हैं। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड होती है। अच्छा, मुझसे ये फरमाइए कि हमारी जो लड़कियां हैं, तालिबात हैं, वो ज़िंदगी के हर शोबे में है। हमने देखा कि फाइटर पायलट भी बन गई हैं। तो आपके यहाँ भी कोई ट्रेनिंग में हमारे यहाँ फ्लाइंग साइड के ऊपर भी बहुत सारी ख़वातीन हैं। अच्छा। और इंजीनियरिंग साइड के ऊपर भी ख़वातीन हैं। और अच्छा। वो जब जहाज़ों के टायर चेंज कर रही होती हैं और बैटरियाँ अच्छा। लगा रही होती हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के कि माशाल्लाह अब ख़वातीन किसी से भी पीछे नहीं है और बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं और सारे काम को बड़ा अच्छा समझ रही हैं। अच्छा, यानी उनमें डिसिप्लिन ज़्यादा है। अच्छा है, आप समझते हैं? बिल्कुल, फ्लाइंग साइड पे भी और इंजीनियरिंग साइड पे भी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपने जिक्र किया है, अब एक और मुश्किल ये आई है कि बच्चों के लिए एंट्री टेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। अब एक बच्चा है, उसने O लेवल्स किया, एक बंदे ने FSC किया है। जो पेपर आता है वो कोई और ही चीज़तान किस्म का होता है। वो O लेवल वाले को समझ नहीं आ रहा होता या
FSC वाले को, उसमें बड़ा, यानी पहले ज़माने में जब आपका दौर था तो उसमें तो ये होता था जिसने हाईएस्ट मार्क्स ले लिए उसका आसानी से हो जाता, तो ये इसको कैसे हल किया जाए? अमेरिका में एक सिस्टम है GRE GMAT का। अच्छा। आपने अगर इंजीनियरिंग करनी है तो GRE करना पड़ेगा आपको, और अगर आपने बिजनेस फाइनेंस में जाना है तो GMAT करना पड़ता है, और सारी यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जो इदारा है इनका जो ये टेस्ट लेता है GRE GMAT का, उनके पास 20 साल का तजर्बा है सवालात बनाने का। ठीक है। उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल, जो उनका मुश्किल लेवल होता है, उसको कैलिब्रेट करने का। तो जब आप GRE और GMAT का इम्तिहान देते हैं तो हर टॉपिक के अंदर वो सवाल शुरू करते हैं बड़े आसान, अच्छा, उसके बाद दरमियानी मुश्किल, और उसके बाद ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, उसमें होता ये है, अगर आप स्टेटिस्टिक्स को समझते हैं तो बच्चे जो है ना अपने आप को खुद ब खुद, उसमें जैसे हाई जंप होती है ना, तो जो हाई जंप ज़्यादा करता जाता है वो ऊपर जाता जाता है, तो जो ज़्यादा मुश्किल सवाल क्लियर करता जाएगा वो ऊपर जाता जाएगा, और ग्रेडिंग हो जाती है। ठीक है। और जो उनका मार्किंग का भी सिस्टम है वो पास फेल नहीं है। अच्छा। वो ये है कि आपके मुकाबले के अंदर कितने बच्चों को आपसे कम नंबर मिले हैं वो आपको बताते हैं। अच्छा। और यूनिवर्सिटीज़ को पता है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसके अंदर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करें और उनके इम्तिहानात को रेगुलराइज करें, लेकिन उसमें एक्सपर्ट्स बैठे और सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज होना चाहिए। अब जब आप कंप्यूटराइज्ड सवालात का निज़ाम बना लेते हैं और जवाबात को, जो उनका जो चेकिंग का सिस्टम है वो भी आप उसमें ले जाते हैं कंप्यूटराइज्ड के ऊपर, मशीन रीडेबल पेपर्स पे चले जाते हैं, तो ना उसमें कोई धांधली हो सकती है, ना उसके अंदर कोई डिबेट हो सकती है, और वो आप इम्तिहान देते जाएं और सबको करते जाएं। अब उसके अंदर उनके अंदर गाइडेंस इंफॉर्मेशन भी होती है कि जी GRE के पर्चों में ये टॉपिक होंगे और ये उनके सैंपल्स मुश्किल लेवल के ऊपर बताए हुए होते हैं। इसी तरह GMAT में होते हैं। टोफल का आपने नाम सुना होगा, जो अंग्रेजी के लिहाज से होता है, उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो हमारा काम करने का तरीका सही नहीं होता, क्योंकि मैं चेयरमैन टेफ्टा पंजाब भी रह चुका हूँ, तो हमने बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने एग्जामिनर्स 20 बिठा दिए और हमने पर्चे उनके सामने रख दिए मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूट करके। अब सब ने उनकी ग्रेडिंग की, और हमने ये भी किया कि जनाब एक एग्जामिनर जो है वो सवाल नंबर 1 को डील करेगा, दूसरा एग्जामिनर सवाल नंबर 2 को आंसर करेगा, तो उसके अंदर गलती का चांस भी कम हो जाता है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है एक सवाल पे एक्सपर्ट होता है। और प्लस अगर 20 एग्जामिनर बैठे हैं और किसी ने कोशिश की है कि वो एग्जामिनर को अप्रोच करके कुछ उसमें टेम्परिंग कर सके, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 लोगों को किस तरह वो चेंज करेगा। नहीं, लेकिन ये बताइए, एक पेपर जैसे एक बच्चे ने दिया है, तो क्या उस पेपर को 20 आदमी चेक करेंगे? देखें, अगर बेस्ट तो ये है कि मशीन रीडेबल पेपर्स हों, अच्छा, ऑटोमेटिक हो सारे, और उसके अंदर ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके अंदर तो मशीन रीडेबल चल जाते हैं, लेकिन जो डिटेल लिखे हुए जवाब होते हैं उसके अंदर आपको एग्जामिनर बिठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से 20 एग्जामिनर बिठा दें, फर्ज करें कि 20 सवाल है ना, लेकिन अगर 10 सवाल है, 10 एग्जामिनर बिठा दें और उनको एक एक सवाल दे दें, तो वो फिर उनकी जो पर्सनालिटी की इंटरफेरेंस है वो खत्म हो जाती है, और वो हर बंदा अपने एक सवाल के हिसाब से, और उसकी फिर एक्यूरेसी भी बहुत बढ़ जाती है ग्रेडिंग करने की। तो इस तरह से ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं मोहसिन साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ जो करिकुलम है वो एक सा नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत से मसाइल पैदा हुए। अच्छा, मैंने तकरीबन 50 से ज़्यादा करिकुलम बनाए टेफ्टा। अच्छा, माशाल्लाह। और ये कहलाती है डेकम कमेटी जी। जर्मन्स इसके अंदर बड़े एक्सपर्ट हैं, GIZ वालों ने हमारी मदद की। उसी तरह से हमने करिकुलम्स के अंदर हमने टारगेट्स बनाए। मैंने UET लाहौर से, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से हमने प्रोफेसर्स बुलाए, PhDs बुलाए, और उनको टॉपिक्स दिए, और उस टॉपिक के ऊपर फिर उन्होंने डिटेल चीज़ें बनाई, उस सवालात बनाए, जवाबात बनाए, और इस तरीके से हमने 1953 के जो हमारे पास करिकुलम्स थे उनको स्टेप बाय स्टेप हमने इम्प्रूव करना शुरू किया। पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के अंदर हाथ डाला, और फिर उसके बाद हमने दूसरे मज़ामीन के अंदर भी हाथ डाला, और हमने उसको किया।
तो ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है करिकुलम बनाने का। अच्छा, फिर आपने मार्केट को देखना होता है कि आज मार्केट में क्या चीज़ करनी है। ये नहीं है कि आपने किसी पुरानी चीज़ को करिकुलम में डाल दिया तो ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की चल रही है उसके ऊपर उनको एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइए, हमें ग्रास रूट लेवल से बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे जाते हैं वो आपको बताइए कि 5वीं क्लास के बाद उनको ABCD सिखाई जाती है, तो उससे बड़ा कंपटीशन में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और वहाँ पे वो जो असातिज़ा हैं उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं है, तो हम सरकारी स्कूलों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, मैं उससे एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ जी, कि हर गांव के अंदर जहाँ पे हमें चाहिए कि पहले 5 साल जो तालीम के हैं ना वो हम सारे ख़वातीन को हैंड ओवर करते हैं। अच्छा, हर गांव के अंदर आपके पास मैट्रिक पास, FA पास, BA पास ख़वातीन होती हैं, उनका एक ग्रुप बने और वो वहाँ के बच्चों को इकट्ठा तदरीस के अंदर दें। वो किसी एक अहाते में बैठ सकते हैं, वो मस्जिद में बैठ सकते हैं, किसी स्कूल की बिल्डिंग अगर मौजूद है सरकारी वहाँ बैठ सकते हैं। पहले 5 साल जब आप ख़वातीन को ये ज़िम्मेदारी दे देंगे तो हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके अंदर पहले 5 साल में जो बच्चा पढ़ाई से भागता है ना वो उस्ताद के मारने से भागता है। जी हाँ, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ये मेल टीचर्स हैं इनका ख़ास तौर पे गांव में रवैया यही है कि बच्चा ज़रा सी गलती करे उसको थप्पड़ भी मारेंगे, तख्ती भी मारेंगे, ठुले भी मारेंगे। और आप वीडियोस देखते हैं आजकल वो नज़र आ रही होती है। तो पहले 5 साल आपने अगर ख़वातीन को ये दे दिया तो मेरे हिसाब से विद इन 5 ईयर्स 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी लेवल है ना वो एकदम से 90% पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद जब वो 5 साल की बुनियादी तालीम उसने ले ली है, अब वो आया सरकारी स्कूल के अंदर। अब सरकारी स्कूल के अंदर मजबूरी यह है ना कि तालीम पे ख़र्चा होता है। अब आपने बच्चे को हमने कम से कम खर्चे के अंदर बच्चे को तालीम भी देनी है, तो वहाँ पे आते हैं सरकारी स्कूल। अब सरकारी स्कूलों की जो फंडिंग का जो सोर्स है उसके ऊपर हमें चाहिए कि हम जो ये तो गवर्नमेंट का फैसला है कि आपने अपनी GDP का कितना फ़ीसद हिस्सा तालीम पे करना है। अब सिंगापुर है, मलेशिया है, उन्होंने 10% अपने बजट्स रखे तालीम के लिए और आज आप देख रहे हैं वो कहाँ है, दुनिया की लीडर्स हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने बच्चों को तालीम के अंदर नुकसान पहुंचाया है कि जी इनको फ़ायदा क्या तालीम देने का। आप कहानियां सुनते होंगे कि जी गांव के अंदर किसी चौधरी ने कहा कि यार नहीं मेरे उसमें इलाके में स्कूल ना बनाओ, वो दूसरे चौधरी के स्कूल में बनाओ, ताकि ना बच्चों को तालीम देंगे ना ये कल उठ के उनको चैलेंज करेंगे। तो ये हमें एक इजारादारी को तोड़ना पड़ेगा। और पहले 5 साल की ख़वातीन की ट्रेनिंग के बाद, एजुकेशन के बाद, उसके बाद फिर आप ये जो सारे सरकारी स्कूल हैं इसके ऊपर कंसोलिडेशन करना शुरू करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें और उसका रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अंग्रेज़ी सीखने का भी बहुत सारे तरीके हैं, ख़ास तौर पे ऑडियो विजुअल तरीके हैं। मैंने जब फ्रांसीसी सीखी थी तो ऑडियो विजुअल उस पर फ्रांसीसी सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं फ्रांसीसी बोलता हूँ, आज भी मैं जापानी बोलता हूँ और आज भी मैं अरबी बोलता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सीखेंगे जो कि स्पोकन अरबिक के ऊपर या स्पोकन जापानीज़ के ऊपर आती है तो आप बहुत जल्दी से, और बच्चों का कमाल है अगर आप उसको 5वीं जमात के अंदर जो ज़बान सिखाना चाहते हैं ना, आप यकीन माने 1 साल के अंदर वो बच्चा वो ज़बान बोलना शुरू कर। अच्छा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा मैं उससे इम्प्रेस हूँ कि हमारे यहाँ आमतौर पे जो गांव की बच्चियाँ हैं हमारी, वो एक इग्नोर्ड हैं, बिल्कुल उनको लोग समझते हैं। आपकी गुफ्तगू से मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि लड़कियों में ज़्यादा शफ़क़त, मोहब्बत और एक पोलाइटनेस और सॉफ्टनेस होती है और वो बच्चों को ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ यानी तालीम दे सकती हैं। लेकिन वहाँ पे ये रुझान पाया जाता है गांव में कि वो ये कहते हैं कि जी हमें कौन सा बच्ची से नौकरी करानी है, वो बच्चियों को भी नहीं पढ़ाने देते। मैं आपको एक मैंने प्रोग्राम किया पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलके तहसील अलीपुर के अंदर और तहसील जतोई के अंदर। उसमें हमने कॉन्सेप्ट था ट्रेन अ विलेज और 16 साल की ख़वातीन से लेके 60 साल की ख़वातीन और 16 साल से मर्दों को लेके 60 साल के मर्दों को गांव के हर बंदे को ट्रेन किया। अच्छा,
ट्रेनिंग थी लाइव स्टॉक की, उसमें एक्सपर्ट जो हमारे सपोर्ट हासिल थी वो हमें हासिल थी एंग्रो की। अच्छा, उसकी वजह से हमने ये देखा कि जब हमने रिसर्च की और वेटनरी डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग दी और लम्स के जो वाइस चांसलर हैं चीमा साहब, उनकी जो टीम की सुपरविजन के अंदर हमने काम किया, तो हमने देखा कि ख़वातीन जो है लाइव स्टॉक के अंदर गाय भैंस से जो यूं मुंह पे थपका दे के काम करा लेती हैं। अच्छा। अमूमन हमने देखा कि जो मर्द है वो डंडे मार के और उसकी बेचारे की गाय की भैंस की स्किन भी फाड़ देते थे। तो उसके बाद हमने नॉर्थ पंजाब में शेखुपुरा और चिश्तिया में जो हमने ट्रेनिंग की, उसमें लाइव स्टॉक में सिर्फ खवातीन को ट्रेनिंग दी। अच्छा। तो उसका नतीजा ये निकला, खवातीन का घर बैठ के काम करने से अपने गांव में अपने ही ज़मीन के ऊपर और छोटे से रकबे के ऊपर, जिसके पास 10 उसके पास मुर्गियां भी हैं, बकरियां भी हैं और गाय भैंसें भी हैं, कि उनकी प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन जो थी वो कम अज़ कम अगर 3 लीटर थी 3 से 6 हो गई, 6 से 9 लीटर हो गई। और नेस्ले और एंग्रो दोनों वहां पे चिलर्स लेकर आ गए और वो चिलर में उनका दूध जो था वो पहुंच जाता था हर रोज शाम को, और वो हर हफ्ते को आके उनको पेमेंट कर देते थे, जिससे खवातीन का जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो बेहतर हुआ और वो घर ही में रहीं, ना उनको सड़कों पे निकलना पड़ा, ना उनको नौकरियां करना पड़ी, वो घर बैठ के उनकी जो थी ना आमदनी बढ़ गई। तो इसी तरह से हर गांव का, हर छोटे कस्बे का आप एक नया वो उसका पैकेज बना सकते हैं और उस लोकल जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर बच्चों को और बच्चियों को अगर आप शामिल कर लें तो घर बैठ के और आपके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, जिसमें आप साइकिल पे या चिंची में जा सकते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अच्छा मोहन साहब, ये फरमाइए, आप कह रहे थे गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। इस वक्त हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में तालीम गई है, एक तो तालीम महंगी बहुत हो गई है, दूसरे ये कि छोटी छोटी कोठियों में लोगों ने खोल ली है, एकेडमीज खुल गई हैं। अब जो फिजिकल वो थी ना सारी बच्चों की खेल कूद, वो सब खत्म हो गए। इस सिलसिले में क्या कोई हल है आपके पास? लेकिन फिजिकल खेल कूद करने के लिए आपको ग्राउंड चाहिए होता है। जी हाँ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी सोसाइटीज़ बनी है ना, और सरकारी सोसाइटीज़, उनके अंदर जो कब्जा ग्रुप था, उन्होंने जो लैंड्स थी, जो पार्क्स थे, उन पे कब्जा कर लिया। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन पहले हम फोकस कर लें कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर जो स्कूल बने हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके बच्चों के स्कॉलरशिप्स वगैरह जो हैं वो बढ़ाएं, ताकि कम से कम बच्चों की जो 10 साल की तालीम है ना वो गारंटीड हो जाए। 5 साल तो हमने गांव में कर ली, वहाँ पे खवातीन की सुपरविजन में हो गई, उस गांव के बड़ों ने सर्टिफाई कर दिया, टीचर्स को तनख्वाहें मिल गई, बच्चों को वो तालीम मिल गई, और उसके साथ उनको इंसेंटिव ये दिया कि आप उनको दोपहर का खाना भी दें, और अगर उनके वालिदैन को कुछ स्कॉलरशिप दे दें ताकि वो वालिदैन बच्चों को काम पे ना भेजें लेकिन उनको पढ़ाई पे भेज दें, और 5 साल तक तो बड़ा उम्र भी उनकी बड़ी कम होती है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ सारी दुनिया में हो चुकी है, लेकिन हुकूमत वक्त को फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये चेंज करना पड़ेगा कि आपको बच्चों के स्कॉलरशिप्स बढ़ाने पड़ेंगे और बच्चों के वालिदैन को भी कुछ देना पड़ेगा, ताकि वो बच्चों को काम पे ना भेजें और वो 10 साल तक उनकी तालीम को ना छेड़ें। बहुत अच्छे। अब ख़वातीन हज़रात, आप मोहसिन रिजवी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बहुत तजर्बाकार इंसान है और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद हम दोबारा जी। ख़वातीन हज़रात, आप मोहसिन रिजवी साहब की गुफ्तगू सुन रही हैं। इंजीनियर हैं, मुख्तलिफ इदारों के सरबराह भी रहे हैं। मोहसिन, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सर्टिफाइड किस्म के जो लोग हैं, ट्रेनिंग वाले, जो स्किल वाले, उसकी कमी है। CPEC जो हमारे मंसूबे चल रहे हैं, वहाँ हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास उतने एक्सपर्ट मौजूद नहीं है, छोटी से छोटी। तो उसके क्या आप इसके कुछ कर रहे हैं आप इस सिलसिले में? देखिए, हमने एक इदारा बनाया, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जी। उसमें 80% हाथ से काम करते हैं और 20% सिर्फ तालीम का फोकस होता है। अच्छा। और उसकी बुनियादी तौर पे कम से कम 8वीं पास, और ज़्यादातर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो मैट्रिक पास हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स 5वीं से शुरू हो जाते हैं, तो KP के अंदर जो मैंने मोटरसाइकिल मैकेनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके, उसके अंदर हमने अगर सिर्फ आपको अपना नाम लिखना आता है ना, उस क्वालिफिकेशन को भी हमने ले लिया। वाह।
और माशाल्लाह बच्चे बड़े ज़हीन थे। उन्होंने तकरीबन 1000 बच्चा हमने ट्रेन किया, और जो पहली क्लास जब हमारी ट्रेनिंग करके निकली है तो उनको मैंने खुद अपने साथ लेके, मेरा जो प्लेसमेंट ऑफिसर था उसको भी साथ लेके मैं गया मोटरसाइकिल की दुकानों पे। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि अगर ये बच्चा आपको 1000 रुपया रोज़ कमा दे तो क्या आप इनको 100 रुपये रोज़ की दिहाड़ी देंगे? अच्छा। उन्होंने कहा जी मैं इनको 200 रुपये दूंगा। वाह वाह, तो वो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो हमारा इतना कामयाब प्रोग्राम था क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ मोटरसाइकिल सड़कों पे मौजूद है। अच्छा। अगर आपको मोटरसाइकिल ठीक करना आता है ना, आप देखते हैं लाहौर में नहर के ऊपर लोग मोटरसाइकिल का मैकेनिक की मोटरसाइकिलों पे बैठे हैं, और जैसे किसी का मोटरसाइकिल खराब होता है फौरन ही वो ठीक करके वो कर लेते हैं। जी जी। और अगर वो 200 रुपये 500 रुपये भी लेता रहे ना ये काम करने के लिए, तो शाम को आप समझें कि 3 से 5 साल के बाद जब वो उस्ताद की सुपरविजन में ये काम सीख जाता है तो बड़े आराम से 1000 रुपये यौमिया से ज़्यादा कमा लेता है। अच्छा। अब आप 1000 रुपये यौमिया का मतलब हुआ 30,000 रुपये महीना। तो मैं आपको बड़ा कंफर्टेबली कहता हूँ, क्योंकि एक हमारा जो बच्चा था जिसको हमने सरहद चैम्बर में इनाम दिया, वो 6 महीने के अंदर उसने 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाने शुरू कर दिए। बड़ा टैलेंटेड बच्चा था, और फिर यूरोपियन यूनियन के अफसरान ने आके उसको फिर वहाँ पे इनाम भी दिया और एक्नॉलेज भी किया। तो ये जो काम है, ये काम आपको ना मार्केट देख के करनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं डिमांड ड्रिवन टेक्निकल एजुकेशन। अगर आपको राज चाहिए, अगर आपको ईंटें रखने वाले चाहिए, प्री फैब्रिकेटेड दीवारें वाले चाहिए, तो आप उनको उसी तरह ट्रेन करें और मार्केट उनको फौरन उठा लेती है। लेकिन अगर ज़रूरत एक ट्रेड की है, आप बच्चे किसी और ट्रेड में चेंज कर रहे हैं, तो वो तो अनएम्प्लॉयड ही होंगे। लेकिन मसलन गांव के अंदर हमने देखा है कि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक ये प्राइम मूवर्स हैं उसके जॉब प्रोवाइड करने के, तो आप उसी में ट्रेनिंग देना और वो ठीक हो जाएंगे, उनको नौकरियां मिल जाएंगी। फिर आप ज़रा से बड़े कस्बे के अंदर आएँ तो वहाँ पे जो उधर का माहौल है उसके हिसाब से उसको देखें और वहीं ट्रेनिंग पे वहाँ पे दें। तो आपने डिमांड ड्रिवन टेक्निकल एजुकेशन देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग। इसी हवाले से आप ये बताइए कि ये दौर मोबाइल फ़ोन का और कंप्यूटर का दौर है, इसकी भी कोई ट्रेनिंग? जी, इसकी ट्रेनिंग टेफ्टा पंजाब भी दे रहा था। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें 4-5 ये जो हमारी मोबाइल कंपनीज़ हैं और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सारों के साथ मिलके, और ख़ास तौर पे जो हैंडीकैप्ड बच्चे और बच्चियां थी उनको हमने उसके अंदर ज़्यादातर पावर सप्लाई के मसले होते हैं तो उनको हमने ट्रेनिंग दी। और मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग जो है वो आजकल बड़ा अच्छा ज़रिया माश है। और बच्चे, मैंने देखा है बच्चे, अब तो दुकानों पे आप जाके देखें बेतहाशा, जहाँ पे इजी लोड वगैरह सारे चल रहे हैं और वहीं पे मोबाइल रिपेयर भी हो रहे हैं। तो ये कारोबार इस वक्त काफ़ी चल रहा है। जी, मतलब आपने कुछ देर पहले एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आपने फ्रेंच और अरबिक लैंग्वेज जो है वो ऑनलाइन सीखी, और ये बहुत बड़ा सोर्स है, जबकि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है उससे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मिसगाइड हो रहे हैं। तो कोई आप इस किस्म के बच्चों को मशवरा दीजिए कि देखें, ज़बान सीखने के लिए ना, अगर आप मसलन चाइनीज़ ज़बान है इस वक्त, हमारा हदीस भी है कि जी अगर अब आपने इल्म से हासिल करना है तो चीन भी जाएं। मैं बच्चों को रेकमेंड करूँगा कि वो चाइनीज़ सीखें और नेट से भी सीखें। लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज या कहीं पे अच्छी चाइनीज़ बोलने वाले लोग हैं, और कुछ पाकिस्तानी भी चाइना में रह कर आए हैं और बहुत अच्छी चाइनीज़ बोलते हैं, तो उनकी सुपरविजन में चाइनीज़ सीखें। फिर अरबी ज़रूर सीखें, क्योंकि उसके अंदर आप कुरान को बेहतर तौर पे समझते हैं, और उसके बाद आपका जो ज़िंदगी का जो एक स्ट्रक्चर है वो फिर उसके ऊपर चलने लग जाता है। यूरोपियन ज़बानों में से फ्रांसीसी सीख लें। तो ये आप अगर बच्चों को इंसेंटिव दें कि भाई आपने ज़बानें सीखनी हैं, तो और ख़ास तौर पे जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो चाइनीज़ ज़रूर सीखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीपैक की वजह से जो चाइनीज़ फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान आएँ। चाइना हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, हमारे साथ उनकी बड़ी करीबी वो है। इसको लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव करने का तरीका यह है कि हर शख्स अपनी कंट्रीब्यूशन करे सीपैक को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि आपने बड़ा सही हवाला दिया है, बलूचिस्तान में बच्चों में एहसास से महरूमी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह बेरोज़गारी है और शदीद किस्म की
वहाँ पे आप कुछ काम किया आपने? जी, मैं कर रहा हूँ वहाँ पे काम। मैंने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं। अच्छा। और ये कितने बड़े बड़े जोन में क्या ये एक जो है 800 एकड़ का है बोस्तान का, क्वेटा के पास, लेकिन अभी उसमें से पहले 200 एकड़ बने हैं। और 406 एकड़ का है हब में, तो हब में पुराना इंडस्ट्रियल एस्टेट है 1600 एकड़ का, उसके बिल्कुल बगल में। किस नौइयत की फैक्ट्रीज वगैरह बनी? इस वक्त जो वहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, एक तो इंडस्ट्रियल गैसेस बना रही है। अच्छा। और फिर प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अच्छा। तो अभी फाइबर ग्लास भी है? नहीं, अभी फाइबर ग्लास वगैरह शुरू नहीं हुए आजकल। अभी जब मेरी पिछले हफ्ते उनके चेंबर वालों से मुलाकात हुई थी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, तो उन्होंने शिकायत की थी कि जी बिजली बड़ी महंगी है, और हकीकतन बिजली महंगी है। तकरीबन 45 से 50 रुपए पर यूनिट जो है, बहुत महंगी बिजली है। तो हमने 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं जिसके अंदर हम बिजली वहाँ पे 25 से 30 रुपए के ऊपर ले आएंगे, सोलर पैनल्स वगैरह लगा के और बायोगैस में और एग्रो वेस्ट से मिला के हम वहाँ पे बिजली जनरेट करेंगे। और जब एक दफ़ा बिजली की कॉस्ट अगर हमने 30 रुपए यूनिट या उससे कम पे ले आए, 27-28 रुपए के ऊपर, तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ फैक्ट्रियाँ तेजी से चलने लग जाएंगी। फिर हमने बच्चों को ट्रेन भी करना है। ये बताइए। अब बच्चों की ट्रेनिंग के अंदर जब मैंने जीवानी से गवादर के करीब एक स्टार्टिंग पॉइंट है कोस्ट लाइन का, बलूचिस्तान का, वहाँ से लेके गडानी तक जब मैंने साथ वहाँ से ट्रेवल किया। कितने मील बनता है ये? तकरीबन कोई 750 किलोमीटर बनता है। 750। और वो सब वही है, पहाड़ी इलाका है? नहीं, ये तो साहिल समंदर है ना। तो हम चाहते हैं कि फिशरीज के अंदर बच्चों को ट्रेन किया जाए। किश्ती बनाना, किश्ती की मुरम्मत करना, वो जो इंजन्स लगे होते हैं फाइबर ग्लास की बोट्स के अंदर, मरीन इंजन्स हैं, मरीन इंजन्स की रिपेयर करना, ये सिखाएं। और फिर जब वहाँ से आप मछली पकड़ के लाते हैं, उसको कोल्ड स्टोरेज में किस तरह रखना है, फिर आपने उसकी पैकिंग किस तरह से करनी है ताकि आप यूरोपियन एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स के ऊपर आएँ। और फिर वहाँ से मछली को एक्सपोर्ट करेंगे तो कारोबारी लोग, लेकिन जो उनका वर्कर भी नीचे बैठा है ना, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड होगा तो जाहिर सी बात है उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सी फूड के ऊपर बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, किश्तीबानी के ऊपर भी, और मैन्युफैक्चरिंग पे और रिपेयर के ऊपर। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और अब इंशाल्लाह गवादर का हवाई अड्डा बन गया है। वहाँ से मुझे मालूम है कि जापान, कोरिया, सिंगापुर वाले ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो झींगा है, जो श्रिम्प है, जो क्रैब है, वो हर रोज़ वहाँ से एक 747 जो है टोक्यो भी जा सकता है, सियोल भी जा सकता है, और सिंगापुर भी जा सकता है। तो वो 747 यहाँ से हमारा मरीन वो लेके जाएगा सामान, और वापसी के ऊपर ये जो मुख्तलिफ जापानी कंपनियाँ हैं, चाहे वो गाड़ियों की हैं, मोटरसाइकिलों की हैं, टीवीज़ की हैं, वो वापस वहाँ से सामान लेकर आएगा। क्योंकि आजकल शिपिंग वैसे ही महंगी हुई हुई है। तो ये जो जहाज़ होंगे, ये आप समझें जैसे हमारे केपी के भाई जब ट्रक ड्राइवर्स हैं ना, वो जब कराची से ऊपर सामान लेकर आते हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं। वो आपसे पे सिर्फ डीजल के पैसे लेते हैं, उन्होंने कराची से दोबारा सामान लेकर आना होता है। तो जो ये 747 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी कि हमारा गवादर का एयरपोर्ट जो है कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपने मछलियों की बात की, हमारे यहाँ बड़े आला दर्जे का झींगा भी पैदा होता है उस इलाके में? जी, झींगा, और उसका वहाँ पे जीवानी और गवादर के ऊपर पानी इतना साफ और नीला है कि आपको नजर आता है कि यहाँ का जो सी फूड है वो वर्ल्ड क्लास का है। और ऐसे ही जापानी वहाँ पे ऐसे ही नहीं फिर रहे, उनको पता है कि यहाँ का सी फूड बहुत अच्छा है, और वो सब लोग बेचैन है कि गवादर का हवाई अड्डा कब खुलेगा। 12,000 फुट का चाइनीज ने बड़ा जबरदस्त एयरपोर्ट बनाया है। तो सिविल एविएशन को चाहिए कि मुख्तसर टाइम के अंदर उसको खोले और वहाँ से कार्गो ऑपरेशन शुरू करे। अच्छा, ये बताइए कि बलूचिस्तान जो है वो मादनियात की दौलत से माला माल है, और बिल्कुल हमने 75 साल गुजर के हमने उससे कोई सही फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसके लिए भी कुछ है आप? जी बिल्कुल सर। अब देखें ना, जब सेंधक हमने वो रेकोडिक वगैरह में जैसे मैं सेंधक से इसलिए शुरू करूंगा कि सेंधक की जो हम मिट्टी बाहर भेजते हैं ना, उसको हम चेक ही नहीं करते कि उसमें कितना कॉपर तांबा है, कितना उसमें सोना है, गोल्ड है। नहीं, क्यों नहीं चेक करते? गलत करते हैं ना। ये हमारी हुकूमत को, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को और लोकल माइन डिपार्टमेंट को, जो सूबे की जो मिनरल डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि वहाँ से सैंपल लें, उसको चेक करें। इसी तरह
अब रेकोदेक का इतना नहीं, बड़ा मतलब प्रोजेक्ट वहीं है, से उसको वो नहीं कर सकते कि हम खुद निकाल नहीं दें देखिए, उसमें से? रिफाइनरीज जो है ना बहुत महंगी अच्छा, है, बहुत महंगी। और वो दुनिया में बहुत कम लगी हुई हैं। अच्छा। लेकिन कम से कम अगर हम मुस्लिम बाग में और यहाँ से क्रोमाइट हमारा बाहर जाता है, बजाय इसके कि वो 40% प्योरिटी पे जाए, अगर वो 70% प्योरिटी पे जाएगा तो 1 लाख का ट्रक जो है वो 5 लाख का हो जाएगा। तो अच्छा। उसका फायदा जाहिर सी बात है, जो लोग क्रोमियम माइंस के अंदर काम करते हैं उन लोगों को फायदा होगा। अच्छा। पंजगूर की जो खजूर है वो सिंध की खजूर से बेहतर है। अच्छा। हमें चाहिए कि पंजगूर के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, इंडस्ट्रियल जोन है वहां पे मौजूद, लेकिन अगर ये इंशाल्लाह हम उनके बिजली के मसाइल हल कर लेंगे, बड़ी जल्दी हल कर लेंगे, तो वहां पे ये खजूर की प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएंगे। अब जब उसके अंदर पैकिंग के लोग बच्चे बैठेंगे तो एक एक लाइन के ऊपर 100-100 बच्चे की रोजगार है, और फिर वहां से खजूरें एक्सपोर्ट होंगी, यूरोप में भी जाएंगी। चाहे वो हमारी खजूर अपने वहां पे जानवरों को दे, लेकिन कम से कम एक्सपोर्ट तो हो रही होंगी ना, डॉलर तो आ रहे होंगे। तो फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम जो बलूचिस्तान के बच्चों को डॉलर कमाने के काबिल बनाएं, चाहे वो एक्सपोर्ट के जरिए, चाहे उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग ऐसे फील्ड में करें जिसके अंदर वो बाहर जाके रोजगार हासिल कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। आपने बिजली के हवाले से बात की है। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर बात यह है जी कि लाइन लॉसेस बड़े हो रहे हैं जी, इतने % लाइन, अब वो कोई उसको चेक नहीं करने वाला। आम आदमी को क्या पता लाइन लॉसेस क्या भला होती है? उसका आपके पास कोई फार्मूला? जी मेरे पास सोल्यूशन है, मैंने इंप्लीमेंट किया है। अच्छा। मैंने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मेरे कंसल्टेंट थे उनके साथ बैठ के डिजाइन किया। अच्छा। और हमने वहां पे 1% लॉस है, 1%। और कितने % वैसे नॉर्मली यहाँ 25? इस वक्त लेस्को जो है वो तकरीबन 17 से 20% पे बैठा है। ये होता क्या है? ये लाइन लॉस के हवा में उड़ जाती है? जब भी करंट किसी कंडक्टर में से गुजरता है ना, हाँ। तो फिजिक्स है कि उसके अंदर लॉस होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलाउ करता है 5%। अच्छा। लेकिन हम लोगों का जो ये इतना ज्यादा लॉस है, इसमें से ज्यादातर है चोरी है। अब उस चोरी को रोकने के लिए हमें कोई डंडे वाले लोग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वहां पे ऑटोमेटिक मीटर रीडर चाहिए, जो कि ये जो मशीन्स हैं, ये जब आप 220 से 132 kV की बिजली आई ग्रिड के अंदर, वहाँ पे मीटर लगे हुए हैं कि जी इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, आउटपुट पे लगे हुए हैं, हर ट्रांसफार्मर पे लगे होने चाहिए, और उसमें GSM की चिप लगी होती है, वो सेंट्रल कंट्रोल रूम को हर एक सेकंड का डेटा भेज रहा है। अब आपको ये पता है कि जी मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स रवाना किए थे, मैंने तरबेला से, मांगला से, और ये कहाँ गए। एक तो सोल्यूशन इसका ये है ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर एक शख्स चित्राल में बिजली जनरेट करता है और वो 15 रुपए का यूनिट जनरेट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, अब उसके साथ उसकी डील होती है एक शख्स के साथ कुरंगी में कि जी ये मुझे आप बिजली यहाँ पे भेज दें, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 रुपए होनी चाहिए। तो 15 रुपए में जब आप 5 रुपए डालें तो ये 20 रुपए का यूनिट बना। इस वक्त यूनिट है तकरीबन 60 रुपए का, तो और होना चाहिए 30 रुपए से ऊपर नहीं यूनिट होना चाहिए। 30 रुपए से नीचे यूनिट लेके जाएं, जो कि इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, तो फौरन हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारा जो एक्सपोर्टर है, उसकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई ना। बिजली तकरीबन आप समझें 30% से 60% होती है उसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब स्टील मिल जो है वो तकरीबन 70% बिजली इस्तेमाल करता है प्रोसेस के अंदर, तो जब आप उसको सस्ती बिजली देंगे वो ज़बरदस्त स्टील बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो हमने फोकस यही करना है कि जी हमने एक्सपोर्ट करनी है, और एक्सपोर्ट करने के लिए बिजली की कीमत लानी है, तो उसमें हमें कंपटीशन चाहिए कि सिर्फ बिजली ये नहीं है कि जो 100 जनरेटिंग हाउस लगे हुए हैं सरकार के पास, जो उन्होंने सरकार के साथ वो साइन किए थे, IPP साइन की थी, इसके अंदर अगर आपके पास सोलर है आप डाल दें। अब वो सोलर जो घरों पे लगी हुई है उसके अंदर वो 2 वे मीटर के खिलाफ क्यों है? क्योंकि 19 रुपए का यूनिट है, और फिर लोगों ने बिजली इस्तेमाल करना कम कर दिए, क्योंकि 65 रुपए का मेरा बिल जो आया पिछले महीने का 65 रुपए यूनिट के हिसाब से आया। तो जाहिर सी बात है हर शख्स अपनी बिजली की कंजम्पशन कम कर रहा है। अब 45,000 मेगावाट हमने बिजली लगाई हुई है। उस बिल के साथ आपने देखा होगा कि बेशुमार टैक्स भी होते हैं जी, वो अलग से होते हैं। वो अलग से हैं, वो टॉप इट ऑफ है, जिसमें टीवी का भी टैक्स शामिल है। सो ये जो चीजें हैं ना, इनको वो करने के लिए कंपटीशन। अब आप देखें एक जमाने में PTCL की लाइन लेने के लिए वजीर की आपको सिफारिश चाहिए होती थी, बिल्कुल।
अभी आप फ़ोन करें किसी सेलुलर कंपनी को, वो आपके पास 100 सिम लेके पहुंच जाएगा, आपके घर आके दे, बिल्कुल दे जाएगा और आपके वहां पे चला के दे देगा। कंपटीशन हुआ ना जी। तो इसमें अवैस लगारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सिस्टम किया, और मुझे पूरा यकीन है कि एज मिनिस्टर ऑफ एनर्जी वो इंशाल्लाह ये जो हमारे इश्यूज हैं इनको वो करके और सही सिमत की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा मोहसिन साहब, अगरचे ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो सुई गैस का बहरान पैदा हुआ है, और ख़ास तौर पे हमने वो जो गैस स्टेशन बना दिए थे पूरे मुल्क में, और जिस बेदर्दी से हमने गैस को ज़ाया किया है, उसका क्या हल है? अब देखिए इस वक्त आजकल इस मौसम में सुई गैस घरेलू सारिफिन को बड़ा मसला हो रहा है। देखिए इसमें ना जो भी आपके फ्यूल्स होते हैं ना, अब मसलन एक आपका जो ये गैस है जैसे सुई गैस है, अभी केपी के अंदर करक के अंदर गैस आती है, निकल आई है जी, आ रही है। कितनी तकरीबन आप समझें कि 50% गैस हमें केपी से आ रही है। अच्छा। 500 MMCFD गैस वहां से आ रही है। अब होना ये चाहिए कि गैस की डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, LPG भी है, तो गाड़ियों में LPG लगनी चाहिए। अच्छा जी, और जापान के अंदर भी टैक्सियों में LPG लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी मिकदार में है LPG है, क्योंकि LPG तो रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट है। जब अच्छा। वो फर्नेस ऑयल बनाता है, डीजल बनाते हैं, तो उसमें से आपको LPG वैसी ही निकलती है। अच्छा। आप उनसे LPG लें और गाड़ियों में LPG पे कन्वर्जन, जैसे ये रिक्शा वगैरह में उन्होंने सिलेंडर ये सब LPG पे चलने चाहिए। अच्छा। ये जो हमारी पाइपलाइन गैस है, और बल्कि पाइपलाइन गैस भी हमने जो हर जगह पाइपलाइन बिछाई हुई है ना, और उसके जो अनअकाउंटेड फॉर गैस कहलाती है, उसका तोड़ ये है कि हर घर के अंदर LPG के बड़े जो सिलेंडर्स हैं वो होने चाहिए। और जो गैस कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की गैस कंपनी जो है, वो ऐसा सिस्टम बनाए जैसे जापान में है कि वो आता है, वहाँ पे एक एरिया के अंदर वो सिलेंडर्स पड़े होते हैं, फ़र्ज़ करें 10 बिल्डिंग्स का या 10 उनका घरों का एक वो है हाई राइज बिल्डिंग है, तो वो हर बंदे का जैसे मीटर होता है ना, वो आता है मशीन, उसका वज़न करता है LPG का, और वो हर हफ्ते को आके वो LPG का सिलेंडर चेंज कर देता है, पूरा भरा हुआ लगा देता है, और जो पुराना होता है उसका वजन करके जितनी गैस उसमें रही भी होती है उसका प्लस माइनस करके उनको गैस इस्तेमाल का बिल दे देता है। तो पाइपलाइन गैस हमें अब जाना चाहिए सिलेंड्रिकल गैस के ऊपर। लेकिन LPG जो है, क्या वो कंपैरेटिवली सस्ती होगी? सर कम से कम जो आपके लॉसेस है ना पाइपलाइन के अंदर, कम से कम वो तो खत्म हो जाएंगे ना। अच्छा। तो इसलिए, और लोग फिर उसको कंज्यूम भी कम करेंगे। मतलब मुझे याद है लोग इस्लामाबाद के अंदर चूल्हा ही नहीं बंद करते थे, माचिस उछलता ही रहता था, बजाय इसके थोड़ी देर के बाद एक चूल्हा बंद कर दें और माचिस। तो हमने ज़िया किया, हमने अल्लाह की इस जो गिफ्ट था हमें, उसका हमने बेजा इस्तेमाल किया। और मुझे इस बात पर दुख है कि सुई की गैस है और वो बलोचिस्तान वालों को बाद में मिली और पूरे मुल्क को पहली मिल गई। तो हमें बड़ी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए और उसके बाद आगे चलना चाहिए। अच्छा, ये जो LPG है, इसमें कोई पोल्यूशन का कोई खतरा? बिल्कुल ग्रीन गैस, अच्छा, ग्रीन एनर्जी है, हवा को वो आलूदा नहीं करेगी कम से कम। और जो फ्यूल रिसोर्सेज हैं, कोयला है, उससे तो बेहतर है। अच्छा, आपने KP की बात की, वहाँ पे आपने कोई ट्रेनिंग के लिए क्या? जी, KP के अंदर हमने तकरीबन 1 लाख लोगों को ट्रेन किया यूनिडो के साथ मिलकर। अच्छा। फिर हमने उनको फैक्ट्रियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराई, और उसके बाद अब वो बच्चे जो हैं खुद कफील हैं, कमा रहे हैं। बल्कि हमने चाइनीज़ के साथ ये नेगोशिएशन की थी कि जो फैक्ट्री आप लेकर आएंगे, हमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, वो आप हमें पहले देंगे साल पहले, ताकि हम साल के अंदर बच्चे ट्रेन करेंगे। वहाँ पे हुकूमत के साथ, KP टेफ्टा के साथ, आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके उन बच्चों को हमने ट्रेन किया। यूनिडो ने पेमेंट्स की, और फिर जैसे ही वो बच्चे अपने 6-6 महीने के कोर्सेज करके बाहर आए, उनको हमने फैक्ट्रियों के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 2 फ़ायदे हुए, बच्चों ने काम सीख लिया, और जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कमी थी वो हमें फैक्ट्री ओनर ने बता दिया कि जी इसमें ये वीकनेस है बच्चे में, इसमें ये वीकनेस है। तो हमने अपने बैकअप प्रोग्राम्स बनाए ताकि उन बच्चों की वो वीकनेस दूर करें। अच्छा। तो अब आप देखें कि KP के अंदर माशाल्लाह, तो उसकी जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन मतलब हम अगर फर्ज कीजिए बैरून ममालिक अपने बच्चों को भेजते हैं,
तो क्या उनके पास ऐसी कोई डिग्री होगी कि वो सर्टिफाइड? वो अगर आप 1 साल का प्रोग्राम बनाएंगे तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। अच्छा। और हमें ये चाहिए कि हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अरेंज करें बच्चों के लिए, अच्छा। ताकि वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ बाहर जाएं। जी ख़वातीन हज़रात, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू सुनी जनाब मोहसिन रिजवी साहब की, और बच्चों के लिए बहुत इन्होंने एक उम्मीद दिलाई है और दिलासा भी दिया है, और उनकी सलाहियतों का भी एतराफ़ किया है, और वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चों में बेपनाह सलाहियतें हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उनको थोड़ी सी रहनुमाई फराहम की जाए। और इस सिलसिले में मोहसिन रिजवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे मुल्क भर में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में इनकी खिदमत काबिल सताइश हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आखिर में आप हमारे बच्चों को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। जो चीज़ उनको खुद पसंद है ना, दिल चाहता है करने का, उसी पे फोकस करें, क्योंकि उसमें पैशन होगा और आप इंशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेंगे उस फील्ड के अंदर जो आप अपनी ज़ाती पसंद से करेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, आपने मोहसिन रिजवी साहब की गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।